गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। देखिए, शुरू करते हैं कि हमारे पर्यावरण में प्रत्येक उपलब्ध वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है या तकनीक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, मतलब हमारे जो आर्थिक पहुंच में है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है और पूरे समाज के द्वारा उसको अपनाया गया है, वो उसको एक संसाधन के रूप में उसको स्वीकार करता है, तो उसे संसाधन कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया उनकी प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भौतिक जो पर्यावरण है और प्रौद्योगिकी है और संस्थाएं हैं, जब आपस में ये मिलती है और मानव क्या करता है, इनका उपयोग करता है, तभी जा कर के कोई भी वस्तु है वो संसाधन बनती है। देखिए, जो संसाधन है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, उनका वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। आगे देखिए, तो जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन ऐसे संसाधन क्या है जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है या जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य, सभी प्रकार के जो वनस्पति और पेड़ पौधे हैं, प्राणी हैं, मत्स्य जीवन है, सभी प्रकार की जो मछलियां हैं और जो पशु हैं, वो सारे के सारे जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अजैव संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उनको अजैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें और धातुएं क्या हैं, अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला है समाप्यता के आधार पर जो संसाधन हैं वो दो प्रकार के हैं। समाप्ति के आधार पर नवीकरण योग्य, वे संसाधन जिन्हें भौतिक या किसी फिजिकल या केमिकल या आपका टेक्निकल जो प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होती हैं, उसके द्वारा जिनको नवीकृत या पुनः निर्माण जिसका कर लिया जाता है, पुनः उत्पादन जिसका कर लिया जाता है, तो ऐसे संसाधनों को नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीवन क्या है, ये सारे के सारे नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं जिनका हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा से इनका नव निर्माण कर सकते हैं। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है। इसके बाद देखिए अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। मतलब इन संसाधनों को बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, तो इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे कि धातुएं, ये क्या है, पुण्य चक्रीय है, इनको पुण्य से इनका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। और कुछ संसाधन ऐसे हैं जैसे जीवाश्म ईंधन जो अचक्रीय है, जो एक बार प्रयोग होने के बाद खत्म हो जाते हैं, तो इसको अनवीकरणीय, जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, जिनको दोबारा से जिनका निर्माण नहीं किया जा सकता, ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फिर है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, जहाँ पर क्या है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार उन संसाधनों के ऊपर होता है। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि है, सबके पास अपने क्या होती है, ज़मीनें होती है, घर है, मकान है, प्लॉट है, दुकान है,
तो ये सारे के सारे संसाधन क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं या टैक्स देते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती। तो शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब, कुओं का जल, ये सब संसाधन क्या है, इनको निजी स्वामित्व के संसाधन कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। तो अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची आप बना सकते हैं कि आपके परिवार के पास ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं जिसके ऊपर केवल और केवल आपके परिवार का अधिकार हो। दूसरा है आपका सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन वे होते हैं जिसके ऊपर क्या है, समुदाय के सभी सदस्यों का अधिकार होता है। मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार या परिवार विशेष का अधिकार नहीं, पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे गांव की जो सामिलात भूमि होती है, जिसको हम चारण भूमि या श्मशान भूमि या तालाब इत्यादि कहते हैं। सामलात भूमि क्या होती है, जो सबकी साझा भूमि होती है। जैसे पशुओं को चराने की भूमि होती है, श्मशान भूमि होती है, तालाब होता है गाँव के अंदर। तो ये जैसे आपका शहरों के अंदर जो सार्वजनिक पार्क होते हैं, सभी के लिए पिकनिक स्थल होते हैं, खेल के मैदान होते हैं, तो वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए वो उपलब्ध होते हैं। इसलिए इनको स्वामित्व जो है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन इसको कहा जाता है। एक है आपका राष्ट्रीय संसाधन। तो तकनीकी तौर पर देश के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। जो उस देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर सभी जो संसाधन पाए जाते हैं, हम सबको राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो और जो इंसान जो उस देश की सीमाओं के अंदर पाया जाता है, तो मनुष्य को भी उस देश का राष्ट्रीय संसाधन हम कहेंगे। देश की सरकार को कानूनन अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है या उनके ऊपर अपना अधिकार करके, और क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि सड़कें बनाना, नहरें बनाना, रेल लाइनें बिछाना, ये सारे क्या हैं, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बने होते हैं। क्योंकि सरकार क्या करती है, किसानों से उन खेतों की ज़मीन को खरीद लेती है और उनके ऊपर क्या है, ये जो सड़कें, नहरें हों, रेलवे लाइन है, वो बनाती है। तो शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी समुद्र के अंदर 22.2 किलोमीटर तक का जो हमारे तटीय क्षेत्र से समुद्री जो भाग है, वो भी क्या है, हमारे देश के राष्ट्रीय संसाधन में आता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तो तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, जिसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, जिसके ऊपर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, बल्कि क्या है, उसके ऊपर पूरे विश्व के देशों का अधिकार होता है। तो परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं। और जो मुख्य जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो पूरे विश्व के लिए होती हैं, उनके बिना क्या है, उनकी सहमति के बिना कोई भी देश क्या है, इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता। इसके बाद देखिए, विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला है संभावी संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, पाए जाते हैं, परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से अभी विकास नहीं हुआ है। हमें पता है कि हमारे ये जो संसाधन हमारे देश के अंदर है, लेकिन अभी तक उनका बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में उनका उपयोग करने की संभावना है। ऐसे संसाधनों को संभावी संसाधन कहा जाता है। फिर आपका विकसित संसाधन कि ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, मतलब सर्वे हो चुका है, हमें ये पता है कि वो संसाधन हमारे देश के पास कितनी मात्रा में है और वो किस गुणवत्ता का या किस क्वालिटी का है, तो उसकी मात्रा हमें पता है। और जो तकनीक हमारे पास उपलब्ध है, उस तकनीक के हिसाब से हमने क्या कर लिया, उसका जितना हम उसका उपयोग कर सकते थे उतना उपयोग हमने उसका कर लिया। तो ऐसे संसाधनों को क्या है, विकसित संसाधन कहा जाता है। फिर आता है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो पर्यावरण के अंदर जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन
अभी हमारे पास क्या है, उन तक पहुंचने की तकनीक उपलब्ध नहीं है, तो उसको हम भंडार बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो जल है वो दो गैसों का मिश्रण है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन अगर हाइड्रोजन क्या है वो एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास क्या है, अभी वो तकनीक नहीं है जिससे हम H2O में से H यानी हाइड्रोजन को अलग कर सकें। उसके बाद आता है संचित कोष। संचित कोष जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा होता है जिन्हें उपलब्ध तकनीक ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब इनको प्रयोग करने की तकनीक हमारे पास है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे नदियों के अंदर जो जल विद्युत है वो पैदा की जा सकती है नदियों के ऊपर बांध बना करके। तो हमारे देश के अंदर क्या है, अभी क्या है, बहुत कम पैमाने पर क्या है जो विद्युत है वो बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो क्या है, हम अधिक जो नदियां हैं उनके ऊपर बांध बना करके अधिक बिजली की पैदावार कर सकते हैं। परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर हो रहा है। इस प्रकार बांधों से जल, वन आदि क्या हैं, ये संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा संसाधनों का विकास। धन्यवाद।